बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का दावा है कि उसके कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान की तारीख़ की पहली कौमी सलामती पॉलिसी तैयार कर ली है। वो पॉलिसी क्या है, क्या होगी, किस तरह तैयार हुई है और इस वक्त पाकिस्तान को सलामती के फ्रंट पे किन चैलेंजेस का सामना है और हुकूमत उससे कैसे निपट रही है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने ज़हमत दी है कौमी सलामती के मुशीर जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और कौमी सलामती से क्या मुराद है आपकी? ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफ़ा, क्योंकि ये इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया पहले, ये बिल्कुल वाज़े कर देती है कि पाकिस्तान हमने, बल्कि इसमें जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है वो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, जिसके अंदर आपकी इक्तिसादी सिक्योरिटी, उसके बाद आपका ह्यूमन वेलफेयर यानी आपका आम शहरी उसका तहफ़्फ़ुज़, और आपकी सरहदों का दिफा और फ़ौजी सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर एक ही पैराडाइम के अंदर आती हैं। न सिर्फ ये, हमने ये भी बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि आखिर कौमी सलामती का पर्पज़ क्या है, क्यों कौमी सलामती आपको चाहिए, और उसकी भी बिल्कुल वाज़े तशरीह इसमें की गई है कि आपका जो आम शहरी है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी डिग्निटी और उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये असल गोल होना चाहिए किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक। और पाकिस्तान जब आगे चलते हुए, अब हम इसकी बात करेंगे, तो हमारी कौमी सलामती का जो कोर है, जो सेंटर है, वो आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी। क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, जब तक आपकी माशी तहफ़्फ़ुज़ आपका नहीं है मुकम्मल तौर पे, तब तक आप दुनिया पे डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो और फिर वो तमाम मसाइल जिनका हमें पता है। तो जिस हुकूमत का आप हिस्सा है उसने तो इकानमी तबाह कर दी, तो आप पाकिस्तान की सलामती को कैसे यकीनी बना सकेंगे? आपका भी वैसे किबला उधर से हटता नहीं। आप मेरे से पॉलिसी की बात करें, फिर हुकूमत नहीं, पे चले गए हैं। मैं इकानमी की बात कर रहा हूँ। सारे इंडिकेटर मेरी आपसे पहली बात है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो इंडिकेटर आपको पसंद आता है आप उठा लेते हैं, फिर कह देते हैं नीचे चली गई। अभी तमाम जितनी मार्केट्स हैं आप देखते जाएं, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरा है, इसमें क्या शक है। पिछले 10, 12, 15 साल जो हुआ है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी स्टेबल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हो सकती है। ये मुआवजा नहीं होना। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो क्या है, सारी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का इस तरह का राज है। अगर आप मुआवजा करें पाकिस्तान से, तो हमारे इस वक्त उससे बहुत बेहतर हालात लेकिन उनका जीडीपी ग्रोथ इस तरह सवाल पजीर नहीं है जिस तरह हमारा है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपने इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करनी है तो बेहतर लोग हैं करने के लिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कौमी सलामती की बात होनी है तो हमारी कौमी सलामती नहीं आ सकती जब तक मीडियम और लॉन्ग टर्म में आपकी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। उसको करने के लिए कुछ चीजें, इसमें ये हुकूमत वो हुकूमत का सवाल नहीं है, ये एक सियासी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। आपने आज से 74 साल में क्या इस तरह की कोई पॉलिसी देखी, ये सुना है कि हम इसको सेंटर में रखेंगे, क्यों रखेंगे, इससे क्या होगा? ये पॉलिसी ये बात करती, ये नहीं करती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो बहस किसी और दिन होनी चाहिए। अच्छा, वो किसी और दिन कर देंगे। लेकिन ये कौमी सलामती पॉलिसी है या टीएलपी के साथ मुआहिदा, आपने इसको छुपा के रखा है। तो कौमी सलामती पॉलिसी है तो कौम के सामने क्यों रखते नहीं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का कोई मुल्क भी अपनी कौमी सलामती की पॉलिसी पूरी रिलीज़ नहीं करता। जो मुल्क करते हैं वो उसके पार्ट्स करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी करता है, वो एक उसका वर्जन होता है छोटा जो आपके सामने आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल वाज़े तौर पे हमने कहा है एंड वी आर कमिटेड कि हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक मुफस्सल वर्जन जो है वो कौम के सामने लाएंगे एंड विद इन डेज, इंशाल्लाह इस हफ्ते, अगले 5-7 दिन में वो आपके सामने आ जाएगा। और उस पर जितनी बहस होनी है वो होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं। लेकिन अमेरिका जैसे ममालिक उसकी तैयारी में भी तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा करते हैं। ऐसा ही आपने पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया, आपने नून लीग से नहीं किया, इसमें कौम परस्तों का नैरेटिव शामिल नहीं है, इसमें मजहबी जमातों का नैरेटिव शामिल नहीं है। हाँ, आपने पढ़ ली? मैंने नहीं पढ़ी है। तो फिर आपको कैसे पता है क्या शामिल है क्या नहीं है? नहीं, आप नकाब कुशाई करेंगे तो फिर 5-6 दिन बाद ये प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं तो यही हो सकता है, आपको पता धना भी नहीं है। नहीं, ये तो मुझे पता है ना कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमसे मुशावरत नहीं है, नून लीग अब कहती है हमसे नहीं हुई है,
मैं तो उसकी बुनियाद पे मैं तो बात करता हूँ ना। वो कहते हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, एक प्रोसेस बना हुआ है, कहाँ से गुजरना है, कैसे जाना है, किस फोरम पे जाना है, कहाँ से अप्रूवल लेना है। हर पॉलिसी पाकिस्तान में, यह हुकूमत पिछली, उससे पिछली, उससे पिछली, काबीना में चीज़ जाती है और अप्रूव होती है। मैंने नहीं सिस्टम बनाया, हर हुकूमत के लिए यही है। इस केस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहां सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी बैठती है, क्योंकि ये बहुत बहस रही है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे कौमी सलामती पॉलिसी के जी सारे ऑन बोर्ड हैं कि नहीं, स्टेक होल्डर, वो प्रोसेस है। पार्लियामान की जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में अप्रूवल की ज़रूरत सिस्टम में नहीं है, ठीक। इसके बावजूद सुन ले मेरी यार, सुन ले। नेशनल नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की पार्लियामान से मंजूरी ज़रूरी नहीं है, ठीक। अच्छा, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिवायत तो ये रही है। ये रिवायत भी नहीं रही। नहीं मोहित साहब, मैं जिस रिवायत की बात कर रहा हूँ, आप उस वक़्त शायद पाकिस्तान में नहीं थे। मसलन अगर नेशनल एक्शन प्लान बनना था तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इमरान खान समेत तमाम अपोजिशन लीडरों को बुलाते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में सिक्योरिटी के मामलात पे पूरे पार्लियामेंट, तो वो तो ब्रीफिंग होती है ना। अब सुन लेना, फिर भाई पूरी बात तो कर लेने दें, पूरी बात। लेकिन वज़ीर आज़म तो इस मामले में किसी जगह उनके साथ अगर नहीं मेरी यार सुन लें तो मैं आपको बता दूं। आप अपोजिशन की आदत के साथ नहीं बैठे हैं। मेरी यार सुन लें तो मैं बता दूं जी। पहली बात है कि पॉलिसीज़ पार्लियामेंट में नहीं जाती हैं अप्रूवल के लिए, जो पुरानी भी है। इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी, उसकी बड़ी बहस हुई, वो कोई पार्लियामेंट में नहीं जाती। इसके बावजूद हमने ये डिसाइड किया और 6 दिसंबर को इजलास हुआ। वो जो जॉइंट कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट की, ये वही कमेटी है जिसमें आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी, 2 दफ़ा दे चुके हैं पिछले साल में, और पूरा हॉल भरा हुआ था, ठीक। वहाँ पे हम इसको लेके गए। 29 उसके मेंबरान हैं, 22 स्पेशल इन्वाइटीज़ थे, जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे और बहुत से पॉलिटिकल फिगर्स थे। और इस पार्टी को क्यों बनाया गया, क्या मकसद है, जो मुझे समझाया गया, मैं तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, कि क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, तो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, ऑपोजिशन, हुकूमत वगैरह इस कमेटी के मेंबर हैं और इस कमेटी में ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं। 6 दिसंबर को इसका इजलास हुआ। ऑपोजिशन ने कहा जी हम तो नहीं आते, बॉयकॉट कर दिया। इस पॉलिसी की वजह से नहीं, और मसाइल आप बेहतर समझते मेरे से। हाँ, वो मसला ये है कि आपके वज़ीर आज़म उनके साथ जो नहीं भी बैठते, मसला है, तो वो कहते हैं हम उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ क्यों बैठे। ओके, दैट मीन्स कि उनको अपॉर्चुनिटी दी गई इनपुट देने की, एंड उन्होंने कहा जी हमने नहीं देनी, जो भी वजह है उसकी नहीं दी, ठीक। हम उस प्रोसेस से गुजरे, जो लोग उधर आए उनकी जो इनपुट थी वो ले ली। मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, कल सेनेट की, परसों डिफेंस कमेटी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा जी कि आप एनएसपी पे आके ब्रीफ करें। इन कैमरा पूरी ब्रीफिंग उनको मैंने दी। उसमें मुशाहिद हुसैन साहब उसके चेयर हैं, जो कि अपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ थे, इंडिपेंडेंट जो एक मेंबर हैं वो वहाँ थे। उन्होंने सुना और कम से कम जो फीडबैक मुझे मिली, और बाद में मैंने उनकी प्रेस रिलीज भी देखी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन आपने भी ये काम किया ना, आप कहते हैं तारीख की पहली पॉलिसी हमने तैयार की है, तो 2014 में भी आपके नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने एक पॉलिसी तैयार की थी। अगर सिर्फ कागज़ी हद तक तैयारी हो तो वो तो माजी में भी हो चुका है। देखिए, मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ, 7 साल लगे इस पॉलिसी को 2014 से। कितने ही पाकिस्तानी अफसर, कितने ही सिविल सोसाइटी के मेंबरों ने इसमें इनपुट दिया है, तो इसको प्लीज़ मेरे से अटैच ना करें, बहुत लोगों का रोल है इसके अंदर। एक तो ये बात। दूसरी बात, यानी सरताज अजीज साहब और सादिक साहब ने इनिशिएटिव उस वक्त लिया 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन मुसीबत ये थी कि जनरल राहील शरीफ और जनरल नवाज शरीफ एक साथ बैठ नहीं सकते थे। नॉट माई हेडेक, मैं ना मैं उस वक्त था, ना मुझे पता है। हमें एक टास्क मिला हुआ था, ये कौम के लिए टास्क था, बिकॉज हर मुल्क की एक ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी की विजन होती है। ये एक वॉइड था जो फिल होना चाहिए था। इसमें आप मुझे देख रहे हैं, आपको हर चीज़ पे एतराज़ होता है, इस हुकूमत से अलहदा कर दें। आप ये सोचें कि पाकिस्तान को एक डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट मिल गया है, हाँ, अब अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो कागज़ का टुकड़ा है, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन 2014 का मैं आपको बता दूं, वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने नहीं की थी, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने की थी, और वो तो इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी थी। उसका भी, इंटरनल सिक्योरिटी का भी इसके अंदर हिस्सा है, जाहिर बात है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना। लेकिन इससे पहले कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं थी। तो वो सब जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था या नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना था, उसके लिए एक इदारा है नेक्टा,
वो नेक्टा एक बिगाड़ कैंप बन गया है। आपने अपने इस नई पॉलिसी में नेक्टा को क्या रोल दिया है? हाँ नहीं, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसका वो रोल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका जब से बना है। आपको पता है ये बनते ही इस पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तब ये मेरा ख्याल है तारिक परवेज साहब इसके हेड थे और अच्छे पुलिस ऑफिसर बड़े बड़े वो आए भी, अब भी उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं हो सका, वो उस तरह नहीं चल सकी। रत्ती भर ना इख्तियार दिया जा रहा है ना। अच्छा, इख्तियार ऑन पेपर है, एक्चुअली वो उस तरह नहीं चल सकी, ये बात आपकी दुरुस्त है। और इस सारे प्रोसेस में जब आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं तो एक चीज़ ऑटोमेटिक है, क्योंकि तमाम इदारों ने एक जगह आना है इस अम्ब्रेला के नीचे, तो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स डिफाइन होते जाते हैं। असूलन ये होना चाहिए कि पहले ये डॉक्यूमेंट मौजूद हो जिस पे कंसेंसस हो, उसके बाद हर सेक्टर की पॉलिसी इसकी विजन से जुड़ती जाए। यानी डिफेंस की हो सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह। इकोनॉमी ही बुनियाद है और हमारी इकोनॉमी के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो एक ब्रेक लेंगे तो डॉक्टर मोईद यूसुफ के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि जो हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल है वो ज़्यादातर जुड़े हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन से। तो सिविल मिलिट्री रिलेशन को कॉर्डियल बनाने के लिए इस पॉलिसी में कोई नई डायरेक्शन दी गई है? इस पॉलिसी के अप्रूवल से ये बात तो वैसे ही वाज़ेह हो गई कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है कि पाकिस्तान ने कौमी सलामती की विजन क्या देनी है और आगे किस तरफ जाना है। और इसीलिए वो आपने जो पुरानी बात की ना, मैं उसमें एक और बात कर दूं, 7 साल पहले लग गए, 74 साल से नहीं थी। अभी ये जो एक वर्ड है ना कंसेंसस, ये बहस होती रहेगी, होनी चाहिए, ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसको एक सियासी पहलू दे दिया जाए तो इस मुल्क को महरूम नहीं रखना चाहिए इस कंसेंसस से। ये कंसेंसस हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, प्राइवेटली जितने भी पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने आके कहा है जी यही डायरेक्शन हमें चाहिए। सो कोई हुकूमत भी आ गई इसको चेंज नहीं करेगी, मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन फिर भी बहस भी होनी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए, सबको नहीं। पाकिस्तान में एक आम राय ये है कि जी मसलन नेक्टा हो, पुलिस हो, बाकी सिविलियन इदारे हो, ये भी अपने ज़्यादा रोल परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरे इदारे हैं वो ड्राइविंग सीट पे रहते हैं। तो फिर NSD, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न, इतनी छोटी सी डिवीज़न है। आपको पता है कि माजी में अभी नई डिवीज़न है, कई दफ़ा तो कोई NS से रहा ही नहीं है। तो वो कैसे हो गया कि ये पॉलिसी भी आ गई जो इतनी हुकूमतों ने कोशिश की, कैसे कंसेंसस बन गया, किस तरह ये डॉक्यूमेंट सामने आ गया, किस तरह ये हो गया कि पब्लिकली सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने इसको सराहा, कैसे हो गया? इसलिए मसलन हमारे वज़ीर दिफा का दिफा से कोई ताल्लुक़ होता है? नहीं, मुल्क के दिफा से तो हर एक का ताल्लुक है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतना पब्लिक रोल प्ले नहीं करते, ये उनकी चॉइस है। ठीक है, दैट्स मतलब ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके बगैर एक समरी आगे नहीं जा सकती। मसलन जो इंडिया में वज़ीर दिफा का रोल होता वो है यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। हमारी एक मखसूस एक देखें एक डेवलपमेंट होती है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आपने रिवाइज किया है कुछ? इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल मेकअप की भी बात है, इसके अंदर रिवायती जिस तरह के हमारे तरीके बने हुए कोऑर्डिनेशन को उसको तब्दील करने की भी बात है। ऑब्वियसली ये जो पॉलिसी वाली चीज़ें हैं, कौन सा एक्शन किसने लेना है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा, ये तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में रहेगा। लेकिन एक जामे इसका एनालिसिस करके जहाँ जहाँ जाना है वो हमने निकाला है। लेकिन आपने वाज़े बार बार ये कहा है कि आम आदमी की सिक्योरिटी, उसके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ऐसे ही है। उस हवाले से आप जानते हैं पाकिस्तान में एक मिसिंग पर्सनस का इशू चल रहा है, तो क्या उसके हवाले से भी कुछ है इसमें? देखिए, जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होंगे तो इदारों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब तक आपके इदारे उस मजबूत सिमत में नहीं जाएंगे जहाँ हर कोई अपना काम करके मुल्क के लिए डिलीवर कर सकेगा, तो ये ऊंच नीच होती रहती है, ये नेचुरल है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों का जिक्र है। डायरेक्शन क्या है पाकिस्तान के अंदर स्टेट को चैलेंज करने वाली तंजीमों, TTP, TLP, बलूच मिलिटेंट, इनसे मुतालिक फोर्स का इस्तेमाल या कि फिर रिकन्सिलिएशन, उनको मेन स्ट्रीम करना? पहली बात है कि आपने रिकन्साइलेबल और इर्रिकन्साइलेबल को अलहदा करना है।
आपने पहले ये फैसला करना है, रियासत के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि किससे बात करके मसला हल हो सकता है, जेन्युइन ग्रीवियंस है या किसी ने कानून तोड़ा है, गलत काम किए, लेकिन वो सिस्टम के अंदर आने को तैयार है और जो भी उसकी सज़ा और जो जज़ा का कानून है वो पूरा पहले होगा। और वो जो कहते हैं कि हम इस रियासत को मानते नहीं, हम तो खड़े होकर आखिरी दम तक लड़ेंगे। इन दोनों के लिए अलहदा पॉलिसीज़ चाहिए होती हैं, केस टू केस मैनेज करना होता है। इन दोनों पहलुओं को इसमें इसका जिक्र है। टीटीपी किस कैटेगरी में फॉल करती है? देखिए, टीटीपी को एक सीज़ फायर से मौका दिया गया और उन्होंने जो जवाब मिला वो आपके सामने। तो वो अगर अपनी कैटेगरी खुद चुनना चाहते हैं तो रियासत के पास तमाम ऑप्शंस होती हैं। हम नहीं चाहते कोई पाकिस्तानी अब आगे जाके टीटीपी से मुज़ाकरात का ऑप्शन बंद? मुज़ाकरात का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है हर ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अगर मुज़ाकरात को कमज़ोरी समझा जाए रियासत की तो फिर रियासत के पास तमाम ऑप्शन हैं। टीएलपी का साथ जो मुआहिदा हुआ है उसकी नकाब कशाई कब होगी? सोचा था, फिर उन्होंने कहा जी सलीम साहब एक और प्रोग्राम कर देगा तो ऐसे नुकसान ही है, तो नहीं की। देखिए, अच्छा, सलीम साफ़ी तो नहीं, लेकिन अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने देखी। ये पिछली दफ़ा भी आपने पूछा था, मैं क्यों नहीं देखूंगा, ये बता दें। हाँ, तो उसके बुनियादी नुकात क्या है? वो आपको नहीं ना बताने, फिर आप उसको ख़राब मुझे नहीं, मुझे क्या हैसियत है, कौम का तो हक है ना। हाँ, कौम का हक है। देखिए, इसमें मैं आपको तो कौम को उनका हक कब देंगे? मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक फ़ैसला करना पड़ता है जो मुश्किल फ़ैसला होता है, बिकॉज़ रियासत को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ये मेरा यकीन है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ये डर होता है और किसी एविडेंस की बेसिस पे डर होता है कि या बाहर की कुव्वतें या अंदर की कुव्वतें उसको लेके एक्सप्लॉइट करके लॉ एंड ऑर्डर के मामलात या नेशनल कोहेजन के मामलात ख़राब कर सकती हैं। वक्त आप एक मुश्किल फ़ैसला करते हैं कि ये असूलन नहीं होना चाहिए, असूलन हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक मजमूई सिचुएशन को देखते हुए शायद ये बेहतर है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज कर लें, जो कि हो गई उस वक्त जो बनी हुई थी, और फिर जो भी आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उस पर चलें। जब वो वक्त आए कि आपको ये ख़तरा ना हो कि इसको एक्सप्लॉइट करके मिसयूज़ किया जाएगा, तो वो आप चीज़ सामने ले आएँ। हुकूमत के सिर्फ ये हक होता है कि वो ये फ़ैसला कर ले कि उमूमी तौर पर अगर ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ से हो तो फिर वो एक ये डिसीजन ऐसा लेती है और उसी वजह से ये लिया गया, वरना इट शुड, इसमें कोई शक। अच्छा, इल्ताफ़ हुसैन किस कैटेगरी में फाल करते हैं? उनके साथ ये चैप्टर क्लोज? उनका मैंने नहीं सोचा, जिक्र नहीं किया इसमें। बलोच मिलिटेंट, अगर कोई पाकिस्तानी शहरी गिरोह जो एक नॉर्मल प्रोसेस है एक शहरी के रहने का, उससे अलहदा हो गया, भटक गया, उतर गया पटरी से, कानून को अपने हाथ में ले लिया, चैलेंज कर दिया, फिर भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए ये देखने का कि उसको किसी तरह आप सिस्टम में वापस लाएं। ज़ाहिरी बात है जज़ा सज़ा का कानून पूरा करके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही पाकिस्तानी रियासत वो है। इसलिए मुश्किल काम यह है कि जो भटके हुए हैं उनको वापस लाएं, जो रुसे हुए हैं उनको मनवाएं और फिर इस प्रोसेस को आगे चलाएं। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में डायरेक्शन क्या है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में? उनको किसी स्टेज पे तस्लीम किया जाएगा या कि नहीं, उनकी हुकूमत को एज इट इज़ चलता रहेगा मामला? मसला ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे जो अखराजात हैं वो पूरा नहीं करते उस रिक्वायरमेंट को जो हमारी पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक हो गया। जब वो पूरा नहीं करते तो हमें बाहर जाना पड़ता है कर्जे ढूंढने के लिए। जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो IMF कह लें, किसी का भी कहीं भी जाए, उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो जाती है। जब फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है तो फिर जाहिर बात है आप अपने मामलात को उस तरह तो नहीं चला सकते जो एक आइडियल सिनेरियो में चलाना है। सो ये मसला है। इस पे जब आप इन मुल्कों को डालते हैं तो उसमें आपका डिफेंस के भी मसाइल हैं, थ्रेट के भी मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपका इकोनॉमिक क्लाउड चैलेंज हो जाता है। आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके पास उतने वसाइल नहीं हैं जिससे आप अपने मुल्क को ह्यूमन वेलफेयर भी और आपकी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, फौज है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको भी वो वसाइल नहीं मिलते। आप बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती किसी मुल्क की जब तक आप अपने तमाम जो अखराजात हैं अपने वसाइल से पूरा करें। हमारे और इंडिपेंडेंस इसमें जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं।
तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है, और बहुत मेरा ख्याल है दुनिया का शायद ही को मुल्क हो जिसकी मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। देखें अभी तो इंडिया के फ्रंट पे अमेरिका की ख्वाहिश क्या है कि हमारे मामलात कैसे हों? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हिंदुस्तान जो अपने लोगों के साथ जो अंदर कर रहा है, कश्मीर तो खैर भूल ही जाए ना, वो तो कहाँ पहुँच गई बात, वो जेनोसाइड पे मामला पहुँचा हुआ है, और वो भी आंखें बंद की हुई हैं दुनिया ने। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये है कि जी ये चाइना का काउंटरवेट बनेगा। जो मुल्क अपने आप को काउंटर कर रहा है, अपनी तबाही की तरफ चल पड़ा है, वो चाइना का काउंटरवेट बनेगा। बहरहाल ये उनकी सोच है, लेकिन उस वजह से वो हिंदुस्तान की पहले सोचते हैं बात और फिर पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। कश्मीर के हालात, हमारी रिवायती पॉलिसी और फिर कौमी गैरत तकाजा करती है कि नहीं उनके साथ कुट्टी रहे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से मुताल्लिक़? ये इंडिया का जहाँ तक मामला है उमूमी तौर पे तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पब्लिक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुक़ बेहतर हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आएगी तो तमाम ममालिक को ख़ित्ते के फ़ायदा होगा। गुर्बत हमने भी मिटानी है, उनके हालात तो खैर हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पॉवर्टी के। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने तो अमल करके आपको दिखा दिया। इस साल के, पिछले साल के 2, 4, 5 महीने आप ही इन्हीं प्रोग्राम्स में बुला के काफ़ी हमारी मलामत करते रहे कि क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ करते नहीं, आप बात कर रहे हैं, कितनी गलत बात है, आपने बेच दिया, ये कर लिया। तो वो बेचा तो नहीं था, वो ये था कि जब वो कहते हैं कि जब आगे चलना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ भी कैसे चलना है, बता दें। तो उस प्रोसेस से जब गुजरे तो समझ आई कि नहीं, उनकी तो नीयत ठीक नहीं है, वो तो आगे नहीं चलना चाहते, वो तो अपने नंबर बना रहे थे दुनिया से, अमेरिका से। वो सिलसिला खत्म हो गया है, वो इस वक्त तो खुफिया मुलाकातों का, इंटेलिजेंस चीफ इस वक्त तो खत्म है। क्योंकि अगर वो अक्ल के नाखून नहीं लेंगे, अगर उनको ये नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान को क्या वो बातें करके को खुदा ना खास्ता खत्म कर देंगे, तो जो आप सुनते हैं उनकी सियासत, जो वहाँ बात हो रही है, हम तो आज भी कह रहे हैं आगे चलने पे दोबारा इंडिया से बात हो सकती है। टर्म्स वही हैं जो पहले दी कि कश्मीरियों को इंसान समझें, वहाँ पे पहले इंसानी रिवायात के मुताबिक जो एक बिहेवियर होता है वो करें, ये बताएं कि हम 5 अगस्त से पीछे जाएंगे, तो बैठ के बात कर लें। ठीक, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जिक्र होगा कुछ मज़ीद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ का। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। एक तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो हमारी जो नई कौमी सलामती पॉलिसी है वो टीटीपी को टीटीए का हिस्सा समझती है या उससे अलग कोई इकाई? खैर इस तरह तो नहीं वो जिक्र करती स्पेसिफिकली, बट बिल्कुल अलहदा समझती है। अगर आप मेरे से नेशनल सिक्योरिटी की सोच पूछें तो बिल्कुल अलहदा है। उसकी एक वजह है, एक गिरोह है जिसने ये फैसला किया, पब्लिकली कहा, फिर एक्शन किया, फिर यहाँ से चला गया, और अब फिर लग रहा है कि कह रहा है कि मैं तो पाकिस्तान की रियासत को इस तरह तस्लीम नहीं करता, मैं तो लड़ना चाहता हूँ, मैं तो जमहूरियत भी नहीं इसकी मानता, मैं तो इसका इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानता, मैं अपना स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट करूँगा और जो पाकिस्तानी शहरी उसको मारूँगा। दूसरी एक और ग्रुप है जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, वो वहाँ पे एक जंग लड़ता रहा, एक बाहर के किसी फोर्स को निकालने के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो फिज़िकली एक जगह पे मौजूद थे इकट्ठे, नहीं फिजिकली नहीं, इसमें भी आइडियोलॉजिकली वो एक हैं। आइडियोलॉजिकली तो दुनिया में 500 ऐसे गिरोह हो सकते हैं। वो अपने आप को आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान के हुक्म के ताबे नहीं, बल्कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की उन्होंने बैत कर रखी है। इसलिए तो मुल्क दुश्मन हो गए ना, जब यहाँ पे हमले कर रहे हैं, जब लोगों को मार रहे हैं तो मुल्क दुश्मन हो गए। इसमें क्या है, इसमें शक? तो जिन लोगों ने उनसे अपनी बैत करवाई है और जिनके यहाँ अभी वो ठहरे हुए हैं, तो आप उनको उनसे अलग कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो अगर मैं और आप इस कमरे में बैठे हैं, ये तो नहीं कि मेरी और आपकी सोच एक है। अल्लाह का शुक्र है मेरी आपकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन देखिए मैं भी इस पे अल्लाह का शुक्र करता हूँ। नहीं, शुक्र मुझे करना चाहिए। लेकिन उधर जो हालात हैं, देखें
बिल्कुल वो को एग्जिस्ट किए, क्योंकि जब वो यहाँ से चले गए तो अफ़गान तालिबान भी वहाँ मौजूद थे, वो अपनी जंग वहाँ लड़ रहे थे और ये यहाँ से भाग के गए थे। अफ़गान तालिबान जब आए तो एक बड़ी तब्दीली आई। टीटीपी को इंडिया, रॉ, एनडीएस, ये इनकी लाइफलाइन थी। वो जब ख़त्म हुई तो अफ़गान तालिबान ने कहा कि जी हम वहाँ रहते हैं, इनको जानते हैं, हम ये आपकी बात करवा के ये मामला हल करते हैं, बिकॉज इनको बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन जब अफ़गान तालिबान इधर आए, इन टीटीपी ने उनके लिए पनाह दी, इनके लोग उनके शाना बशाना लड़ते रहे। जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई तो जिस तरह अफ़गान तालिबान रिहा हो गए, उसी तरह 5-6 हज़ार इनके लोग जो वो तो खैर उन्होंने सारों को जब जेल तोड़े तो वहाँ से सारे निकले। लेकिन ये बात तो ठीक है, है, कह रहा हूँ ना, तो उनका जिस तरह तालिबान अशरफ गनी की हुकूमत से लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। वो अपने आप को उनके निज़ाम का ताबे समझते हैं, तो आप उनको अलग कैसे? अगर इतना ताबे समझते हैं और बैत ली हुई है तो फिर उनकी बात सुने, जो कह रहे हैं कि अपने हथियार डालें और पाकिस्तान आएं, जजा सजा पूरी करें और एक पाकिस्तानी शहरी की तरह रहें। अगर इतने ही ताबे हैं तो फिर मसला क्या? अगर इतने ही ताबे तो नहीं है ना, और अफ़गान तालिबान आपके इतने करीब हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे ना। नहीं, इतने करीब हैं कि नहीं है, ये तो आपने अमेरिका वाली बात की है, वो वहाँ हुकूमत चला रहे हैं। आप वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जो अफ़गान तालिबान के लिए वकालत करते हैं। आप लोगों की वैसे समझ नहीं आती, सच्ची बात है, हमें भी समझ नहीं आती। मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करें ज़रा समझने की। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ, हम उनकी वकालत नहीं, हम अपने मुल्क की सलामती देख के दुनिया को ये कह रहे हैं इतने माह से कि वहाँ पे इमदाद पहुँचाएं, उनसे बात करें। अगर वहाँ कोलैप्स हो गया तो दुनिया तो 10,000 मील दूर बैठी है, यहाँ पे अगले दिन एक मसला वज़ीर आज़म ने ये फरमाया कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। यार वो ये अपने मुल्क की बात थी, वो सुन तो लें। वो एक एजुकेशन सिलेबस की बात कर रहा था शख्स, वो ये कह रहा था कि ये नफसियाती गुलामी है, इस मुल्क में नफसियाती गुलामी है। तो मैं खुद मानता हूँ, मैं तो हर टीवी चैनल हर जगह कहता हूं यार वो पिछले 10-15 साल से अफ़गान तालिबान का मदाखां था। अब बात यह है कि जब भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म की बात आएगी ना तो आपकी रैशनैलिटी चली जाती है, उसको अलहदा करें। आप वापस आएँ जो बात कर रहे थे। हाँ। बात यह है कि अफ़गान तालिबान वहाँ पे जब आए, उन्होंने इन्हीं वजूहात से कहा कि भाई हम इनको जानते, इनके साथ रहें, हम ये मसला हल करते हैं। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम क्यों पाकिस्तानी खून बहाएं अगर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके सामने है, उन्होंने सीज़ फायर की और फिर तोड़ दी। तो जब तोड़ दी तो रियासत के पास अपनी ऑप्शंस हैं। अब रियासत के पास क्या ऑप्शन है? रियासत अफ़गान तालिबान से क्या मुतालबा कर रही है? आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब ज़रूरत होगी। अभी तो ये बहस है ना कि इनमें से कौन से लोग हैं, धड़े हैं ना इनके अंदर भी, कौन से हैं जो एक्चुअली बात करके मामलात ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन और लोग उनको करने नहीं दे रहे। ये वही रिकनसाइलेबल। इससे बड़ी बहस आजकल पाकिस्तानी सरहद और वहाँ पे बाढ़ की है। जगह जगह हमने देखे कि अफ़गान तालिबान की तरफ से उसको उखाड़ा जा रहा है। तो अफ़गान तालिबान क़यादत से इस पे बात हुई है, वो इसको सरहद मानते हैं? बात हो रही है। नहीं, सरहद देखिए, सरहद उन्होंने या मैंने नहीं मानना, इंटरनेशनल बॉर्डर सारी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। हर इंटरनेशनल फोरम पे आप देख लें, हर जगह जाके पूछ लें, इस पे कभी बहस नहीं हुई। लेकिन पॉलिटिकली किसी अफ़गान हुकूमत ने ये फॉर्मली तस्लीम नहीं किया। वो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, हमें भी पता है। ठीक, देखिए अफ़गान हमारे भाई और बहन हैं, लोकल लेवल पे बिल्कुल इशू है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बाढ़ वाली आप बात करें, लोकल सेंटिमेंट्स जो ऊपर इंतज़ामिया है उससे फ़र्क होते हैं इन सिचुएशन में। कौमी सतह पे जो उनके मसलन वज़ीर आज़म है, मुल्ला हसन है, उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इसको सरहद आपके साथ जिस तरह पाकिस्तान और आलमी बरादरी सरहद मानती है वो मानते हैं? देखिए, मैंने आपको फिर वही बता दिया कि किसी किस्म की कोई इंटरनेशनली बहस इस पर नहीं है, लेकिन फॉर्मली वो रिकग्नाइज़ नहीं करते। किसी भी अफ़गान हुकूमत ने आज तक नहीं किया। ये इससे कतई नज़र जो बाढ़ का इशू है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन उस पर कह रहा है रिकग्नाइज और नो रिकग्नाइज। बाढ़ इसलिए लगी है कि अफ़गान साइड पे ये शिकायत रही कि जी यहाँ से लोग जाते नहीं जाने चाहिए, और हमारा ये मसला है कि वहाँ से लोग आते थे जो नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया, बाढ़ लगा दी और फिर कहा कि जो फॉर्मल मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर लें, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ से फैसिलिटेट हम करेंगे, जिस तरह सारी दुनिया में होता है। आए और आके जो भी पाकिस्तान में जिस तरह एक लीगल कोई आता है बाहर का शख्स, बिल्कुल आए। इकॉनमी ही ड्राइविंग फोर्स रहेगा। लेकिन इकनॉमिकली भी अगर हम देखें तो इस वक्त चीन हमें अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है। इस पॉलिसी में चीन और अमेरिका के हवाले से क्या डायरेक्शन रखी है आप लोगों ने? देखिए,
पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं और बार बार कर रहे हैं। चीन जैसा दोस्त कोई नहीं हो सकता, इसमें कोई बहस की बात नहीं, इस पे लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज से नहीं, आप शुरू से देख लें। लेकिन ना कभी चीन ने हमें ये कहा, ना हमने कभी ये कहा कि हम एक कैंप में चले जाएंगे और दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमें सूट नहीं करता और उसकी वजह बिल्कुल सादा सी है। हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सबसे बड़ी अमेरिका, हमारी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा यूरोप अमेरिका से आती है, रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा हब वो है, तो हमारी इकॉनमी उनसे जुड़ी हुई है और पिछले 70 साल में हम वेस्ट ओरिएंटेड रहे हैं। ठीक, तो हमें ये बिल्कुल सूट नहीं करता। तो हम अमेरिका को भी कह रहे हैं, यूरोप को भी कह रहे हैं, रूस को भी कह रहे हैं, इधर आएँ और इन्वेस्ट करें। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी चीन को कॉर्नर करना है। अब उन्होंने BRI को कॉर्नर करने के लिए जवाब में अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो अगर अमेरिका और वेस्ट ये लकीर रख दे कि आप हमारे साथ हैं या चीन के, तो हमारे लिए तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम तो बार बार ये कह रहे हैं, ना हम ये चॉइस कभी करना चाहते हैं, ना ये कोई चॉइस है। लेकिन अगर वो रख दे तो मैं बताता हूँ, जिस तरह 9/11 के बाद उन्होंने बुश ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, वो रख नहीं सकते। क्योंकि ये कहना आसान है कि जी उन्होंने BRI की जगह अपना कोई निकाल दिया, उसमें पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो सारी दुनिया की चीन के पास है। सो उनको भी ये पता है पाकिस्तान कोई एक छोटा कहीं छुपा हुआ है, कोई जजीरा नहीं है। आप जितनी मर्जी बात कर लें इंडिया और ये और वो, एंड में क्या इस खित्ते की सलामती पाकिस्तान के बगैर हो सकती है? क्या मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात वस्ती दुनिया के पाकिस्तान के बगैर हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, एक बड़ा मुल्क नहीं है? मैं आपको बताऊं मसला क्या तो फिर क्यों अमेरिकी हमें कोई घास नहीं डालते, कोई राब्ता नहीं रखते? घास डालने वाला तो अभी ये जो समिट वाला मामला हुआ है, आप लोग भी तो दोनों तरफ चलते हैं ना। जब समिट पे नहीं गए तो आपने कहा लो जी ये क्या चक्कर है, अमेरिका से नाराजगी, खत्म हो गया, मर गए, लुट गए। अच्छा, वो तो आपको 3 मिनट दिए थे। जब पहले नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे। नहीं गए ना, नहीं गए, बहुत से मुल्क गए ना, 90 मुल्क गए भी थे। और दूसरी तरफ ये है कि ओहो बात ही नहीं करते, ये नहीं करते, आप लोग तो लेट गए। तो पहले ये कौन फैसला कर ले यार, जाना किधर है, फिर हम कर आपने लेंगे। इस नेशनल तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने बता दिया, फैसला करके हमें डायरेक्शन देनी है, बता दिया कि किसी कैंप में नहीं है, हर एक के साथ ताल्लुक बेहतर करेंगे। और ये जो अमेरिका वाला भी मामला है, मैंने आपको बताया, हमें ना, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह दूं, ये कौमी सलामती की पॉलिसी है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसकी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर। हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी नफ्सियाती है, ना वो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक, वो तमाम चीज़ें हैं। क्या नफ्सियाती मसला है? मैं अपने 2.5 साल में कन्विंस हो गया हूँ और बार बार कहता हूँ, कोई चीज़ है हमारे कल्चर में, जब हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे माजरत के साथ किसी वस्ती दुनिया के मुल्क से, हम डरते हैं। कोई चीज़ अपनी, यार वो अगला नाराज़ हो जाएगा, उसको ऐसे ना बात करो, वैसे कर दो। आपने कोई लड़ाई नहीं लेनी, कोई इमोशन नहीं है, ये मफादात होते हैं रियासत के, लेकिन अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुल के हमें कुछ बयान करना ज़रूरी है। कि जी अमेरिका से लिया तो वो हमें पत्थर के ज़माने में ले जाएगा, ये कर देगा, इकॉनमी उसके बगैर नहीं चल सकती। सलीम साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ, जो कौम अपने पे यकीन रखती है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। और जो कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम भी बन जाए, लेकिन दूसरे को अपने से बड़ा समझती है, वो आगे नहीं जा सकती। अच्छा, ये वाज़ो नसीहत हम इमरान खान साहब की तो आजकल रोज़ाना सुन रहे हैं, उधर चल पड़े उसके साथ। लेकिन ये मुझे बताइए कि हमने देखा नहीं, वो बात फ़र्क है। मैं तो कौमी सलामती की बात कर रहा हूँ। कौमी सलामती पे आ रहा हूँ कि पॉलिसी तो आपने बना दी, माजी में भी जब मैं अमेरिका में था ना, डॉक्यूमेंट्स बने हैं। जब मैं अमेरिका में था तो लोग मुझे कहते थे कि जी वो पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उनसे पूछता था जी क्या किया, आप बताएं ज़रा। जब बहुत ये लड़ाई झगड़े चलते थे अफगानिस्तान पे, तो वो कहते थे जी पहली तो बात ये है कि हम घंटा की मीटिंग करके आते हैं, बाहर निकलते हैं, समझ नहीं आती कि आपके लोगों ने हाँ किया या ना किया। ये वजन है इस बात में। हमारा जो एक कल्चर है ना निगोसिएशन का, हम समझते हैं कि जो बात हमने कर दी अगले को समझ आ गई, लेकिन हम तो ना भी कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ना हम, इंशाल्लाह। तो उस वक्त जब आप अमेरिका में थे तो हमारी हुकूमत का सिर्फ अमेरिका को समझ नहीं आती थी कि हमने हाँ किया या ना किया। अब मुल्क के अंदर भी समझ नहीं आती कि हाँ है या ना है। कल्चर जब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो आप कहते हैं जी ओ हो ये क्या कर दिया। जब नहीं कहते तो आप कहते हैं समझ नहीं आ रही। आप ही ने फरमाया था कि ना उन्होंने डिमांड किया था, इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उस वो जो अड्डों से मुतालिक तो बात दो तरह तो कौम दो तरह रिएक्ट कर सकती है। एक फख्र कर सकती है कि हमने एक फैसला किया है, जो कौम की आवाज़ है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ।
यही ये कौम जब बनाए भी थे अड्डे तो ये कोई पॉपुलर ओपिनियन से नहीं बने थे। दूसरी तरफ आप ये कह सकते हो वो मर गए, लुट गए, ये क्या कर दिया? नहीं, लेकिन हमें जिम्मेदारों ने फिर बता दिया कि जी उन्होंने अड्डे मांगे थे, नहीं उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, झूठ ही था। एब्सोल्युटली नॉट, पब्लिकली कहा था। और अड्डों का मैं शायद आप ही को पिछली दफा बता चुका हूं कि अगर मैं आप मुझे यहाँ बिठा दें, आप मुझे बताएं अड्डे अमेरिकियों ने मांगे थे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप मुझे यहाँ बिठा दें, पीछे ये जिरगा लिखा हो और आप कहें मैंने तो इंटरव्यू का मांगा ही नहीं, ये तो बैठा हुआ था, इसने खुद ही तस्लीम कर लिया कि इंटरव्यू देने आया, तो एक अहमकाना बात है। सारों को पता था क्या हो रहा है, क्या चाहिए। नहीं, अड्डे अमेरिकियों ने मांगे थे, मैं कहता हूं नहीं मांगे थे, उनको जरूरत ही नहीं है। जब उनके वहां पे गल्फ में इतने सारे अड्डे हैं, उनको एयर स्पेस चाहिए था सिर्फ। फिर हमारे बगैर गुजारा कर लें अगर इतनी बात है। इस तरह नहीं, अगर इतनी बात नहीं है तो फिर आप मुझे बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप ही की मुलाकातें हुई थी ना, क्या उन्होंने अड्डे मांगे थे? मैं आपको बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा हूँ कि अमेरिका का और दुनिया का किसी और मुल्क का पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर गुजारा नहीं है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। ये सपोर्ट कई किस्म का हो सकता है, मैं देहाती हूँ, आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ जिस किस्म की सपोर्ट हम दे सकते हैं हो सकती है वो भी। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या उन्होंने हमसे अड्डे मांगे थे? उसका जवाब फिर दे देता हूँ। लेकिन सपोर्ट बहुत सी तरह की होती है और जो हमारे मफाद में है वो सपोर्ट हम करने को तैयार हैं। अड्डे हमारे मफाद में नहीं समझे गए, इसलिए वो देने को तैयार नहीं है। और आपके सवाल का जवाब उन्होंने मांगे थे जी, और मैं आपको फिर से मांगे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर नहीं सुन रहे। आप यहाँ बैठे हैं, पीछे जिरगा लिखा और आपने मुझे कहा जी इधर तशरीफ रखें। अभी आपको मुंह से कहने की जरूरत है कि मैं इंटरव्यू चाहता हूँ? क्या बचगाना बात है? किस लिए उनको अड्डे को जरूरत है? फिर अफगानिस्तान क्यों छोड़ा? उनसे जाके पूछ लें, मुझे क्यों पूछ रहे? मैंने तो नहीं उनको कहा था चले जाएं। लेकिन वही साहब आप इसी जगह में कह चुके हैं कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। भाई आप निकालें, कहाँ है मुझे जरा दिखा दें। मैं आपको फिर यही कह रहा हूं कि भाई आपने मुझे यहां बिठा दिया, आपने मुंह से नहीं कहा कि मैं इंटरव्यू चाहता हूं, और फिर आपने कहा मैं तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। ये किसकी मीटिंग? आप बच्चों वाली किसके साथ? मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। लॉजिक भी समझानी होगी ना उनको अड्डे। उनसे पूछें भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने एयर स्पेस अभी हमारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? है ही नहीं, तो क्या किस चीज की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी? चले अगर इस्तेमाल ये उनके ड्रोन जो उधर फिरते कहाँ से आते? पता नहीं, उनसे पूछे, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा स्पेस अमेरिकन को नॉट अलाउड है। जाहिर बात है जब को मुआहदा होगा, को आगे का सिस्टम बनेगा, अगर हमारे मफाद में होगा तो बिल्कुल करेंगे। वी आर ओपन टू कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। अगर हम दोनों का मफाद कहीं मिलता है, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलता है, बिल्कुल। यार अमेरिका से ये यहाँ बहुत बहस है इस मुल्क के। मैं फिर कह देता हूँ, अभी आप कह देंगे CIA का इसलिए कह रहा है, अमेरिका से ताल्लुक पाकिस्तान का ठीक होना इज एसेंशियल, और चीन से पाकिस्तान की आगे चलते हुए और मजबूती होना ताल्लुक में इज एसेंशियल। पॉलिसी का चैलेंज ये है कि इन दोनों को इकट्ठा चलाना है जब उनका आपस में तनाव बढ़ रहा है। यही पॉलिसी का जीनियस होता है। अगर आपके पास सारी ऑप्शन हो तो फिर जीनियस। लेकिन ये तो है किस तरह की बात है कि एक बंदा जो है इमरान खान का भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनना चाहे और नवाज शरीफ का भी, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये दो मुतजाद ताकतों के साथ आप इक्वल कैसे रह सकते हैं? इक्वल की तो बात नहीं है। बात यह है कि जो मफादात उधर हैं उनको खराब नहीं होने देना, और जो मफादात इधर हैं उनको खराब नहीं होने देना। अच्छा, आखिरी सवाल, वैसे सवाल के जो का हमारी कामन है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो आपने बना दी, इस पे अमल कौन करेगा और कैसे होगा? माजी में हमने इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते देखे हैं, नेशनल एक्शन प्लान जिसको पूरी कौमी क़यादत ने और अस्करी क़यादत ने मिल के बनाया था, उस पर अमल नहीं हो सका। बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है हमारी, और मुझे भी अगर किसी चीज़ का डर है तो वो यही है। पहली तो चीज़ है कि इस पॉलिसी में हमने पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया है, जो इसकी एक्चुअल वर्जन है, पब्लिक नहीं, उसमें पूरा किस जगह किस इदारे ने क्या काम करना है किस वक्त, ताकि वो फॉलो अप हो सके। एक तो ये। दूसरा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पे जितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट हो, गुफ्तगू हो, पार्लियामान हो, उतना अच्छा है, क्योंकि उससे ही ये ब्रॉड कंसेंसस बनेगा ना कि आगे। और ये बाय द वे 5 साल का मामला नहीं है, तो अगले 50 साल का मामला है ये। लेकिन मैं फिर भी आपको कह दूं कि पॉलिसी अल्टीमेटली सिर्फ एक जगह तक पहुंचा सकती है, वो किसी का हाथ पकड़ के उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकती। ये नहीं कह सकती कि 100% मैं गारंटी करता हूं। वो तरीके हमने पॉलिसी में आ गए हैं, इस पे सारा कंसेंसस भी है कि आगे चलना है। लेकिन देखिए, अब उन जिम्मेदार लोगों का ये काम है जो आज कल परसों 20 साल में इस पॉलिसी की डायरेक्शन चेंजेस आप करें। मैं आपको ये भी बता दूं, इस पॉलिसी में लिखा हुआ है हर साल रिव्यू होगी, क्योंकि तब्दीली,
और जब नई हुकूमत आएगी उसका इख्तियार होगा कि वो देख के जो उसकी नोक पलक संवारना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और वक्तन फ़वक्तन उस पे अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए निगरान फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल कमेटी वो पहले ही बनी हुई है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मैंडेट ही है कि आपने इसको, तो वो कमेटी है, वहाँ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप होती है। हर माह वज़ीर आज़म ने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये काम हो भी रहा है कि नहीं, इसी डर से कि ये ना पॉलिसी बन जाए और उसके बाद मौजूद से बस वाह करके और कहे जी बस ख़त्म हो गया काम। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की है कि आपने ये करना है। अल्लाह ना करे आपका काम ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा काम ख़त्म हो भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क की पॉलिसी आगे चलनी चाहिए। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया, हमारी दावत पे आपने हमें वक्त दिया। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।